Hello students, how are you? In our previous class we completed our topic, that is Ohm's law, and we also discussed about the about the verification of Ohm's law. Okay, and we also discussed some of the numericals which are related with Ohm's law. Okay, and previously we discussed about the electric potential and electric current. Now in today's class I am starting a new topic, that is resistance. I am starting the new topic, that is रेसिस्टेंस. ओके, रेसिस्टेंस बोलते किसे हैं, इसके ऊपर अपन बात करते हैं. एनी मटेरियल, कोई भी जो मटेरियल है, चाहे वो कोई भी चीज़ का हो, इट इज़ मेड अप बाय एटम्स. किसका बना होता है? एटम्स का मिलकर बना हुआ होता है. तो सिमिलरली जो कंडक्टिंग मटेरियल है, यानी कि जो कंडक्टर वायर है, वो भी बहुत सारे एटम्स का बनकर बना हुआ होगा. एक्चुअल में बना तो मॉलिक्यूल्स का होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स किसके बनते हैं? एटम्स के. तो इनडायरेक्टली वो कहाँ पर पहुँच गए अपन? एटम्स पर. तो अपन बोल सकते हैं एवरी कंडक्टिंग मटेरियल इज मेड अप बाय एटम्स. एटम्स के अंदर जो अगर अपन कंसिडर करें तो कोई भी जो एटम होता है उसमें सेंटर में तो होता है न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं. ओके, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा लूजली बॉन्डेड होंगे. वो हमेशा कैसे रहते हैं? दे आर लूजली बॉन्डेड. और इन द केस ऑफ द कंडक्टर दे आर मोर लूजली बॉन्डेड. वो जो है वो ज़्यादा लूजली बॉन्डेड होते हैं. वो क्या रहेंगे? ज़्यादा लूजली बॉन्डेड होते हैं. दैट मीन्स वो ईजिली जो एटम है उसको लीव करते हुए बाहर जा सकते हैं. क्लियर? जैसे अपन ने यहाँ पर दिखा रखा है, दीज आर एटम्स, और ये जो रेड कलर के अपन ने दिखा रखे हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, जब इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर वायर को, दैट इज कंडक्टर, जब इस कंडक्टर को अपन किसी भी सेल या बैटरी के साथ जोड़ते हैं, किसी भी सेल और बैटरी के साथ जब अपन जोड़ते हैं, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर ये जो अपन ने ब्लू कलर का जो दिखा रखा है, दैट इज एटम. ये किसको दिखा रखा है अपन ने? एटम को. और जो रेड कलर से अपन शो कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो जैसे ही अपन यहाँ पर सेल या बैटरी को अटैच करते हैं, सेल या बैटरी को अटैच कर, अब ध्यान रखना एक चीज, हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूं. इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी हमेशा? दैट इज आई. कौन सी होती है हमेशा? पॉजिटिव टू नेगेटिव. क्लियर? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है. अच्छा, जैसे अपन यहां पर सेल या बैटरी के साथ इसको अटैच करते हैं, these electrons start to move to the positive terminal. ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो लूजली बॉन्डेड हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मोशन करना स्टार्ट करते हैं. और यही जो मोशन है, यहां मान लीजिए जैसे ये जो है, ये यहां पर तक जो रीच आउट करता है, वहां तक जो पहुंचता है, उसी के लिए अपन कंसिडर करते हैं. ये जो यहां पर मोशन करता है, इसी को अपन बोलते हैं दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्या बोलते हैं उसको अपन? दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. याद होगा लास्ट क्लास में अपन ने बात भी की थी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब यहां पर ये रिवर्स क्या है उसकी बात कर रहा हूं. अगर किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है, तो आई करंट की डायरेक्शन क्या मानी जाती है? उसकी अपोजिट. तो इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं. क्या करना स्टार्ट कर देंगे? दे विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. इस मोशन के दौरान दे कोलाइड या स्ट्राइक विद द एटम्स, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब मोशन करते हैं, तो उस मोशन के टाइम में ये यहाँ पर पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ भी स्ट्राइक करेंगे. इनके चारों तरफ जो है
इसके अलावा एटम्स के साथ, या अगर मान लीजिए कोई आयन यहाँ पर मौजूद है तो उसके साथ ये स्ट्राइक करते हैं, उसके साथ ये टक्कर करते हैं। ओके, ये जो इसकी जो टक्कर है, ये जो यहाँ पर टक्कर हो रही है, उसके कारण से जो यहाँ पर हिंड्रेंस क्रिएट होता है इनके फ्लो में, मटेरियल के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो हिंड्रेंस क्रिएट होता है, मटेरियल के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो हिंड्रेंस क्रिएट होता है, दैट इज नॉन एज रेसिस्टेंस। क्या बोला जाता है अपन? रेसिस्टेंस अपन बोलते हैं। Got it? I am again repeating. When conductor is placed in a circuit having the cell or battery, then its electron start to flow. इसके इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करते हैं. During this motion, they strike with the atoms, ions, and the electrons of the conducting material. These atoms create hindrance. ये जो atoms हैं वो hindrance create करते हैं in the flow of electrons, which is called resistance, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। Got it? ये तो इसका एक्सप्लेनेशन। अगर अपन पर्टिकुलर डेफिनेशन पर चलें, स्मॉल डेफिनेशन पर, तो अपन बोल सकते हैं द रेस्ट्रिक्शन इन द मूवमेंट ऑफ चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही तो है। द रेस्ट्रिक्शन इन द मूवमेंट ऑफ चार्ज इन कंडक्टर्स इज कॉल्ड the restriction in the movement of charge, the restriction in the movement of charge in conductors is called resistance. Got it? या थर्ड डेफिनेशन पे अपन चलें तो अपन बोल सकते हैं the disturbance in the flow of electric current, the disturbance in the flow of electric current through a conductor, the disturbance in the flow of electric current through a conductor is called resistance. या फोर्थ डेफिनेशन, चार डेफिनेशन बोलिए मैंने, तीन तो बात कर ली, फोर्थ पे अपन बात करें जो सिंपल डेफिनेशन है, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस क्या है? किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, जिसके द्वारा वो अपने में से होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करता है। क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करेगा। गॉट इट? तो फोर डेफिनेशन फटाफट वापस रिपीट कर रहा हूं। द हिंड्रेंस इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इन द मूवमेंट ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज नॉन एज रेसिस्टेंस। सेकेंड, द रेस्ट्रिक्शन in the movement of charge in a conductor is called resistance. Third, the disturbance in the flow of charge, in the flow of electric current or charge through a conductor is called resistance. And fourth, resistance is the property of conductor by which it opposes the flow of electric current. Resistance is the property of conductor by which it opposes the flow of electric current. Got it? तो ये फोर डेफिनेशन जो अपन इसके एक्सप्लेनेशन टाइप में लिखते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन मिलती है अपने को ओम्स लॉ से। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो V इज इक्वल्स था IR। V इक्वल्स टू किसके था? दैट इज IR। सो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। यहां से भी अपन इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, क्योंकि ये फॉर्मूला अब आ गया अपने पास, तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो डेफिनेशन बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड अमाउंट ऑफ करंट, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज रेसिस्टेंस। उसे क्या बोला जाता है? रेसिस्टेंस अपन बोलते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? नाउ लेट मी कंसिडर इट्स यूनिट। इसकी यूनिट क्या रहती है? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है? वोल्ट। आई की क्या है? एम्पियर। दोनों का रेशियो जो है साइमन ओम, जिन्होंने ओम्स लॉ दिया था, तो उनके रेस्पेक्ट में इसकी यूनिट क्या दी जाती है?
दैट इज ओम, जिसका साइन होता है दैट, तो इसकी यूनिट क्या आ जाती है, दैट इज ओम। ओके, अब यहां पर बोर्ड का बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। 1 ओम किसे बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम? 1 ओम किसे बोला जाता है? ओके, फ्रॉम दिस फॉर्मूला इफ वी कंसिडर दैट V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, PD जो है वो कितना हो, 1 वोल्ट हो, और I इज ऑल्सो 1, I जो है वो 1 एम्पियर हो, देन R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दोनों अगर मैं 1 लिखूं, आई एम टेकिंग दिस, तो अगर मैं दोनों को 1 लिखूं तो R इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 ओम। R इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दैट इज 1 ओम। तो अपन बोल सकते हैं 1 ओम, 1 ओम किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का रेसिस्टेंस होता है। 1 ओम किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का रेसिस्टेंस होता है अगर उसमें उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर 1 एम्पियर करंट फ्लो करे। दोनों टर्मिनल्स के बीच अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा हो तो उसका रेसिस्टेंस कितना माना जाएगा, दैट इज 1 ओम। तो अपन बोल सकते हैं इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स, across the terminals is 1 volt and amount of electric current is 1 ampere, then the resistance of that conductor will be 1 ohm। तो उस कंडक्टर मटेरियल का जो कंडक्टर है उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, it will be 1 ohm। Got it? Now let me move to the next topic, that is factors affecting resistance। रेसिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। ओके, इसके लिए यहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हालांकि वो एक्सपेरिमेंट अपने सिलेबस में नहीं है, फिर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा यहां पर। इसके लिए क्या करते हैं, अपन डिफरेंट वायर्स लेते हैं, डिफरेंट वायर्स यहां पे लिए जाते हैं, 4 वायर्स यहां पे लिए। जैसे मान लीजिए यहां पर इसको नेम दे दिया मैंने A, ये B और ये C और ये D, जिसमें से A, B, C जो हैं वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, सेम मटेरियल के वो बने हुए हैं, लेकिन इनमें फर्क है। वो क्या है, एक जो है वो मैं मान लूं उसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि इसकी मोटाई A है। B जो है उसकी लेंथ उतनी ही है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डबल है। ठीक है, C जो है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन E के बराबर है लेकिन लंबाई जो है लेंथ वो कितनी है, दैट इज 2L। और D जो है वो डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट मटेरियल है। ओके, इन 4 को 1 बाय 1 करते हुए, इन 4 को क्या करते हैं अपन, 1 बाय 1 अटैच करते हैं सर्किट में, जिसमें एक सेल या बैटरी लगी हुई है, उसके अलावा एक अमीटर यहां पर लगा हुआ होता है। ओके, क्लियर? फिर अपन हर को एक को अटैच करते जाते हैं और अमीटर की रीडिंग यानी कि जैसे मान लीजिए इसके लिए मान लेता हूं मैं IA करंट आया, ये जब मैंने प्लेस किया तो आया IB, ये जब प्लेस किया तो आया IC, ये प्लेस किया तो आया दैट इज ID। ये अपने को मिलता है। गॉट इट? क्लियर? अच्छा, जब यहां पर इनका कंपैरिजन अपन करते हैं IA और IB का, अब कंपैरिजन के पहले ध्यान रखना, देखो I इज इक्वल्स टू V अपॉन I, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। V तो कांस्टेंट है क्योंकि सेल वही है, चेंज नहीं हो रहा,
तो R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, I के, या अपन बोले तो I जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R बढ़ेगा तो I घटेगा, राइट। तो अपन जब इनके बीच में कंपेयर करते हैं फर्स्ट को स्टैंडर्ड मानते हुए, पहले अपन फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करेंगे, फिर फर्स्ट और सेकंड थर्ड का, फिर फर्स्ट और फोर्थ का कंपैरिजन करते हैं, तो कुछ चीजें जो हमें क्लियर होती हैं वो ये है कि फर्स्ट के मुकाबले सेकंड जो है उसमें आई की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि इन दोनों के केस में आई ए के मुकाबले आई बी जो है वो ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब रेसिस्टेंस कम हुआ, रेसिस्टेंस कम हो गया, यानी कि क्या पता चला कि जो लेंथ है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो बढ़ने से रेसिस्टेंस पर फर्क पड़ता है, और वो फर्क क्या पड़ता है, कम होता है। इनका और इनका कंपैरिजन किया तो पता चलता है, ये जो सेकंड अपन कंपैरिजन करते हैं इसमें पता चलता है कि जो आई ए है उसके मुकाबले आई सी की वैल्यू कम है, यानी कि आर सी बढ़ गया, रेसिस्टेंस ज्यादा हो गया। रेसिस्टेंस ज्यादा होते ही अब यहां पर क्या बढ़ा है, लेंथ, यानी कि अपन बोल सकते हैं लेंथ पर भी डिपेंड करता है। वो कैसा डिपेंड करेगा, लेंथ बढ़ने के साथ रेसिस्टेंस बढ़ा। थर्ड, इनका कंपैरिजन किया तो इसकी लंबाई वगैरह सेम है, लंबाई भी सेम है, थिकनेस भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन मटेरियल अलग है, इसलिए आई की वैल्यू अलग अलग हमें ऑब्टेन होती है। दैट मीन्स मटेरियल की नेचर पर भी डिपेंड होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स अपने को ये तीन चीजें समझ में आ जाती हैं कि जो लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और तीसरा मटेरियल की नेचर, इस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। गॉट इट, अंडरस्टैंड। तो ये थ्री फैक्टर्स यहां पर अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले अपन फर्स्ट फैक्टर को कंसीडर करें। द फर्स्ट फैक्टर इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर मटेरियल की लेंथ। फर्स्ट फैक्टर क्या है, कंडक्टर मटेरियल की लेंथ। तो जब यहां पर अलग अलग लेंथ के साथ जब यहां पर रेसिस्टेंस और लेंथ के बीच में जब यहां पर ग्राफ प्लॉट किया जाता है, किस किस के बीच में, लेंथ और रेसिस्टेंस को, इसके लिए क्या करते हैं अपन, जो अभी एक्सपेरिमेंट किया उसमें अलग अलग लंबाई के वायर ही लेते हैं, अलग अलग लंबाई के वायर लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, मटेरियल भी सेम। तो जब अपन इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, आई और आर और लेंथ ऑफ वायर के बीच में जब अपन यहां पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो अलग अलग वैल्यूज अपने को मिलती है एक्सपेरिमेंट में, जो हमें अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं आई की, उससे अपन आर निकालते हैं, फिर जब इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये इस तरीके से हमें मिलता है। क्या मिलेगा, स्ट्रेट असेंडिंग लाइन ये मिलती है, जो ये शो करती है, इंडिकेट करती है कि आर जो है वो लेंथ ऑफ वायर पर डिपेंड करता है, और वो भी कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो भी कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गॉट इट, अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट जो फैक्टर की बात आती है दैट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर, जिसके अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ के साथ साथ इंक्रीज्ड होता है। गॉट इट और नॉट, आई एम अगेन रिपीटिंग दैट। हम इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें अपन कंडक्टिंग वायर जिसकी डिफरेंट लेंथ है लेकिन सेम मटेरियल है और सेम डायमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सेम, वो अपन लेते हैं और फिर हम उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई या डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर अपन निकालते हैं। फिर जब उनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो एक असेंडिंग ग्राफ अपने को मिलता है, जो ये इंडिकेट करता है, स्ट्रेट लाइन जो असेंडिंग अपने को मिलती है वो ये इंडिकेट करती है कि रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ के साथ इंक्रीज्ड होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर। सेकंड जो फैक्टर है दैट इज एरिया
ऑफ क्रॉस सेक्शन, या जिसको अपन जनरल बोल सकते हैं, दैट इज डायमीटर, डायमीटर ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर का डायमीटर है उस पर। अब यहां पर भी अगेन सेम एक्सपेरिमेंट यहां पर किया जाता है, बस इस बार फर्क किस में करते हैं, इस बार अपन क्या करेंगे, जो L है वो कांस्टेंट रख ली, मटेरियल कांस्टेंट किया, लेकिन अलग अलग वायर्स काम में लिए जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। गॉट इट? उसकी जो वैल्यूज अपने को मिलती है उनके और आर के बीच में जब अपन ग्राफ बनाते हैं, आर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच में जब ग्राफ बनाया जाता है तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, लेकिन दिस टाइम इट इज डिसेंडिंग। इस बार ये कैसा मिलेगा, डिसेंडिंग फॉर्म के अंदर ये मिलता है। अगर यहां पर इसी ग्राफ को अगर मैं 1/a के साथ बनाऊं, 1/a के साथ बनाते हैं तब ये हमें असेंडिंग मिलता है। a के साथ बनाओगे तो डिसेंडिंग है, 1/a क्योंकि अपन ने इसको रिवर्स कर दिया ना, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट। ये इस तरीके के ग्राफ हमें मिलना इंडिकेट करता है कि रेसिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड कैसे करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज्ड होता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? सो दीज आर द टू फैक्टर्स, ये टू फैक्टर्स जो हैं वो यहां पर अपन डिस्कस किए। एक तो लेंथ ऑफ वायर जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड जो फैक्टर आता है दैट इज टेम्परेचर। जो नेचर ऑफ मटेरियल है वो एक बार बाद में डिस्कस करेंगे अपन। थर्ड जो फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर जो है इट ऑल्सो अफेक्ट द रेसिस्टेंस। जो टेम्परेचर जो है वो भी क्या करेगा, रेसिस्टेंस को अफेक्ट करता है। अब ये कैसे करता है उसकी अपन बात करें। नॉर्मली कंडीशन में अपन बात करें तो यहां पर अपने को, पहले अपन एक जनरल लैंग्वेज बोल लेते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स शोज डिफरेंट नेचर। डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स जो हैं वो अलग अलग नेचर यहां पर शो करते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? जो जनरल प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, मोस्ट ऑफ, ज्यादातर जो हैं, मोस्टली या मोस्ट ऑफ में अपन बात करें तो मोस्ट ऑफ कंडक्टर जो है या मोस्ट ऑफ मटेरियल जो है, जैसे कि लाइक आयरन, कॉपर एटसेट्रा, जो जनरल अपन कंडक्टर्स देखते हैं, दे, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, दे शोज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उनमें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज्ड होता है। ये सबसे कॉमन है। कॉमन का मतलब ज्यादातर जो कंडक्टर हैं उनमें हमें ये बिहेवियर देखने को मिलता है कि टेम्परेचर में इंक्रीज के साथ, टेम्परेचर में जब इंक्रीज होता है देन जो रेसिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा। गॉट इट? मोस्ट ऑफ के अंदर अपने को ये बिहेवियर यहां पर अपने को मिलता है, लेकिन कुछ केसेस में कुछ बिहेवियर अपने को अलग में मिलता है। सम कंडक्टर्स इन सम कंडक्टर्स, कुछ कंडक्टर्स में, जैसे कुछ कंडक्टर्स में अपन बात करें तो जो एलॉयज हैं, जो मेनली किसकी बात आएगी यहां पर, एलॉयज में। एलॉयज किन्हें बोलते हैं, टू और मोर मेटल्स को जब मिक्स किया जाता है, टू और मोर मेटल्स को जो मिक्स किया जाता है तो बनने वाला जो सब्सटेंस है उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं अपन एलॉयज। ओके, तो जैसे एलॉयज है मैग्नीन,
और में जो मैग्नीन है और जो कांस्टेंट है, वन मिनट, TAN है, ये जो कुछ एलॉयज हैं, ये जो कुछ एलॉयज हैं, दे डू नॉट शो एनी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इनके लिए टेम्परेचर में इंक्रीज कर दिया जाए या डिक्रीज कर दिया जाए, रेसिस्टेंस में कोई चेंज नहीं रहता, बल्कि रेसिस्टेंस सेम ही रहता है। रेसिस्टेंस में कोई मेजरेबल चेंजेस यहां पर अपने को देखने को नहीं मिलता, तो कोई लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, या अपन बोल सकते हैं स्लाइटली चेंज यहां पर अपने को कंसिडर होता है। गॉट इट? क्लियर? थर्ड अपन बात करें सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स किन्हें बोलते हैं? जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सेमी मेटल जैसे कि सिलिकॉन है या जर्मेनियम, इनके अंदर टेम्परेचर में इंक्रीज होने के साथ साथ रेसिस्टेंस जो है वो कम होता जाता है। क्या होगा इनमें? कुछ जो सेमी मेटल्स हैं, जिन कौन कौन से, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उनमें टेम्परेचर इंक्रीज के साथ साथ रेसिस्टेंस डिक्रीज होता जाता है। इन्हें कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। इन्हें क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर्स? दैट मीन्स वी कैन से दैट semi metals like the silicon germanium shows decrease in resistance with increase in temperature. Such conductors are called semiconductors. Got it? Understand? और फोर्थ जो बिहेवियर अपने को देखने को मिलता है वो मिलता है सुपर कंडक्टर्स में। कुछ मटेरियल्स हैं, सम मटेरियल्स, जिनके अंदर टेम्परेचर डिक्रीज के साथ टेम्परेचर डिक्रीज के साथ रेसिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज के साथ क्या होगा? रेसिस्टेंस भी जीरो होता है, और कुछ के केस में, इन सम ऑफ, नॉर्मली तो होता ही है, इन सम मटेरियल्स, इन सम आर बिकम जीरो। क्या हो जाता है? रेसिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाता है एट सर्टेन टेम्परेचर। कुछ मेटल्स में, कुछ जो कंडक्टर हैं या कुछ मटेरियल्स में टेम्परेचर डिक्रीज के साथ रेसिस्टेंस डिक्रीज होता हुआ एक वो टेम्परेचर हमें मिलता है जहां पर रेसिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है? जीरो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन बात करें, फॉर एग्जांपल द मरकरी के केस में जब टेम्परेचर 4.2 केल्विन होता है, मरकरी एट 4.2 केल्विन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर उसके लिए जो आर की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है? जीरो। कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाती है। गॉट इट? इसे बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड, ऐसे जो मटेरियल्स हैं जिनके लिए लो टेम्परेचर पर आर जो है वो जीरो हो जाता है, दीज आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं इनको अपन? दीज आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। गॉट इट? तो जो टेम्परेचर के साथ कंडक्टर्स जो हैं वो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर्स शो करते हैं। पहला बिहेवियर क्या है? मोस्टली टेम्परेचर इंक्रीज के साथ रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। कुछ में, जैसे कि एलॉयज के अंदर, टेम्परेचर इंक्रीज का रेसिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम रहता है, स्लाइटली थोड़ा सा चेंज आता है। सेमी मेटल्स जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम है, उनमें टेम्परेचर इंक्रीज के साथ रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है। दीज आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। उनके लिए क्या वर्ड काम में लिया जाता है? सेमी कंडक्टर्स। और फोर्थ,
कुछ मेटल्स जैसे कि मरकरी टेम्परेचर डिक्रीज के साथ रेसिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं और फाइनली उनका रेसिस्टेंस कितना पहुंच जाता है, 0। अब ध्यान रखना, इनका 0 नहीं हो सकता, लेकिन इसका कुछ जो है उनका 0 हो सकता है। ऐसे जो कंडक्टर्स हैं उनके लिए वर्ड काम में लिया जाता है दीज आर कॉल्ड, इनके लिए क्या बोलते हैं अपन, दैट्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। सो दैट इज द बिहेवियर ऑफ रेसिस्टेंस विद द टेम्परेचर। सो ये तो था अपना थर्ड पॉइंट, दैट इज टेम्परेचर। और फोर्थ जो मैंने बोला था पहले करना था लेकिन अपन अब डिस्कस करेंगे, दैट इज फोर्थ, विच इज नेचर ऑफ मैटर ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर मटेरियल है या कंडक्टर किस चीज का बना हुआ है उसकी नेचर पर भी ये डिपेंड करता है। गॉट इट? डिफरेंट काइंड ऑफ, जो डिफरेंट टाइप के जो अपन वायर्स अपन लेते हैं, जैसे कि अपन बात करें, मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम का लिया, एक वायर लिया मैंने एल्यूमिनियम का, एक वायर लिया मैंने गोल्ड का, AU, गोल्ड का साइन क्या होता है, AU। एक वायर लिया मैंने कॉपर का और एक वायर मैंने ले लिया जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर, और एक ले लिया मैंने मान लीजिए सिल्वर का। ओके, 4 वायर लिए जिनकी लेंथ भी सेम है, ऑल ऑफ दीज L एंड A सबके लिए लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम। फिर मैंने इनको एक एक करके प्लेस किया और इनके लिए I की वैल्यू को कैलकुलेट किया या I की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो जब यहां पर फाइंड आउट किया तो मैं आई फाउंड दैट इनके लिए जो I की वैल्यूज हैं इन 4 में, दैट्स ऑर्डर, यानी कि सिल्वर के लिए मेरे को I की वैल्यू सबसे ज्यादा मिली और इन 4 में एल्यूमिनियम के लिए मेरे को वैल्यू सबसे कम मिली। अच्छा, अभी अपन स्टार्ट में डिस्कस किया था I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। I क्या था भाई, V इज इक्वल्स टू क्या है, IR। तो I इज इक्वल्स टू क्या आ गया, V अपॉन R। अगर V कांस्टेंट कर दूं तो I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, यानी कि R बढ़ने के साथ साथ I कम होगा। और उल्टा अगर मैं बोलूं, अगर इसी इक्वेशन को मैं अगर उल्टा लिखूं तो ये भी तो लिखा जा सकता है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V, यानी कि जिसके लिए I की वैल्यू कम है उसके लिए R की वैल्यू ज्यादा है। तो इन चारों में किसके लिए I की वैल्यू कम है, इसके लिए। तो इसके लिए जो रेसिस्टेंस है, एल्यूमिनियम का रेसिस्टेंस है, वो ज्यादा होगा गोल्ड से, और इन दोनों से और इससे कॉपर और फिर सिल्वर, यानी कि सबसे कम सिल्वर का, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का। I की केस में सबसे ज्यादा सिल्वर और सबसे कम एल्यूमिनियम। ओके, तो यहां पर ये जो अपने को रिजल्ट मिला है ये इस चीज को क्लियर करता है कि जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं, जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं उनके लिए R की वैल्यू डिफरेंट होती है। R की वैल्यू क्या रहती है, उनके लिए डिफरेंट होगी। गॉट इट? सो these are the 4 factors which affecting the resistance. Okay, about the next topic which is resistivity or specific resistance we will discuss in next class. Thank you.